मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITLS एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं मानवाधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मानवाधिकार है क्या, मानवाधिकार का अर्थ क्या है, मानवाधिकार से संबंधित भारत में कैसे एक्ट बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र लाया गया था 1948 में, उसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। और फिर हमने हमारे भारत में जो अधिनियम बनाया गया 1993 में, उसमें वर्णित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, इन सभी के बारे में पढ़ा। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग ये पढ़ेंगे भारत में मानवाधिकार के बारे में, कि भारत में मानवाधिकार की क्या व्यवस्था है, यहाँ के संविधान में कैसे मानवाधिकार को ऐड किया गया है। इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो देखते हैं हम कि भारत में मानवाधिकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप अपने देश में किसी नागरिक से पूछेंगे जो संविधान के बारे में थोड़ा जानता हो, अगर आप उससे पूछेंगे कि हमारे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह कौन सा है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, वह है भाग 3। हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। तो अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर आप उससे पूछते हैं कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो वो बताएगा आपको कि मौलिक अधिकार। कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसकी जीडीपी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो देश कभी भी सफल नहीं हो सकता जब तक उस देश के लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकार ना हो। तो उसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र के तर्ज पर हमारे देश के नागरिकों के लिए भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था की। ये भी वही मानवाधिकार हैं जो आज हम भारत में मानवाधिकार या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को देखेंगे कि मानवाधिकार और इन मौलिक अधिकारों में क्या कुछ समानता है। इन सारी बातों को हम अपने आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मौलिक तरीके से अगर कहा जाए तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत में मानवाधिकारों की इस परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है, ये लोगों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किया है भाग 3 में, ये एक तरह का मानवाधिकार ही है, लेकिन ये संविधान में मेंशन है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स नाम दे दिया जाता है। और मौलिक अधिकार में और मानवाधिकार में एक बहुत महत्वपूर्ण एंड बारीक भिन्नता होती है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो मानवाधिकार होता है कि जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये किसी भी देश के संविधान में इन अधिकारों को रखा जाता है, तो उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, लेकिन ये होते हैं मानवाधिकार ही। यानी कि प्रत्येक मानवाधिकार को हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मौलिक अधिकार को हम मानवाधिकार नहीं कह सकते। तो यही डिफरेंसेस है दोनों में। अब देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, उसमें हम देखेंगे आज कि किन किन अधिकारों की बात इसमें की गई है। तो हम पहले अभी थोड़ा सा संक्षेप में इंट्रो कर लेते हैं। इसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, और हमारे भारत के संविधान में बोलने की आज़ादी, राइट ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अंदर व बाहर जाने की भी आज़ादी दी गई है, यानी कि आप कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं, स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं, ये बात बताया गया है। ये सारे मौलिक अधिकार दी गई हैं।
ये अक्सर मान लिया जाता है, विशेषकर मानवाधिकार दलों ये अक्सर मान लिया जाता है विशेषकर मानवाधिकार दलों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कि दलित अथवा अछूत जाति के सदस्य पीड़ित हुए हैं एवं लगातार पर्याप्त भेदभाव झेलते रहे हैं। अक्सर दलित नाम अगर कोई भी ले लेता है तो ये शब्द सुनते ही किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाता है कि इन दलितों के साथ छुआछूत जैसी परंपरा से ये बहुत पीड़ित रहे हैं। आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे या फिर आप कभी भी अपने किसी भी पूर्वज से पूछते होंगे तो पूछने से ही पता चलता होगा, कभी बताते होंगे कि हाँ दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था पुराने टाइम में। तो हम लोग दलित नाम सुनते ही आज भी हमारे दिमाग में आ जाता है कि छुआछूत जैसी स्थिति इनके साथ थी। तो जो दलित हैं ये छुआछूत जैसे चीज़ों से ये इस भेदभाव ये झेलते रहे थे। और अब देखते हैं, हालांकि मानवाधिकार की समस्या भारत में मौजूद है, फिर भी इस देश को दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरह आमतौर पर मानवाधिकार को लेकर चिंता का विषय नहीं माना जाता। यानी कि एशिया में अभी भी कुछ मानवाधिकार की समस्याएं हैं, लेकिन अफ्रीका की तरह नहीं। अफ्रीका में तो आज भी मानवाधिकारों को लेकर बहुत ही चिंता है। वहाँ आज भी मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जूझ रहे हैं। यानी कि वहाँ मानवाधिकार का हनन का जो मुद्दा है वह बहुत ही चिंतनीय है। तो हमारा जो एशिया है फिर भी सही है अफ्रीका के नतीजे में। इन विचारों के आधार पर फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2006 को दिए गए रिपोर्ट में भारत को राजनीतिक अधिकारों के लिए दर्जा 2 एवं नागरिक अधिकारों के लिए दर्जा 3 दिया गया है। इन विचारों पर के आधार पर फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2006 को दिए गए रिपोर्ट में भारत को राजनीतिक अधिकारों के लिए दर्जा 2 एवं नागरिक अधिकारों के लिए दर्जा 3 दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो भाग 3 में रखे गए हैं और किस अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, इन सारी बातों को हम अपनी स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो एग्ज़ाम्स में कभी भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में यूपीएससी के पूछता है या फिर बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में मेंशन है। तो आप यहाँ से उसका जवाब दे सकते हैं कि भाग 3 में मेंशन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की ही बात बताई गई है। तो देखते हैं, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो हमारे संविधान का जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इससे संविधान के विद्वानों ने मैग्ना कार्टा ही नाम दे दिया। अब खुद सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा कि इसका नाम ही मैग्ना कार्टा रख दिया विद्वानों ने। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो मौलिक अधिकार का जो प्रारूप है हमारे संविधान में लिया गया, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी कि सबसे पहले मौलिक अधिकार जैसे शब्द को अमेरिका के संविधान में पहले मेंशन किया गया, फिर बाद में उसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे भारत के संविधान में इसे जोड़ा गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था। पहले हमारे भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे अब हटा दिया गया। अब संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकार ना रखते हुए अब इसे क्या कर दिया गया, एक वैधानिक अधिकार कर दिया गया, उसे संवैधानिक अधिकार इसे बना दिया गया।
यानी कि अनुच्छेद 31 को अब अनुच्छेद 300 का के तहत विधायी अधिकार बना दिया गया है। अगर आपसे अब कोई पूछे कि कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे भारत के संविधान में प्रदान किए गए हैं, तो आप लोग अब बताएंगे केवल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, उसे अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधायी या संवैधानिक अधिकार बन गया है। अब देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अक्सर विवाद रहता था कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में प्रदान किए गए हैं, लोगों को प्रदान किए गए हैं, अगर इसमें हम कुछ हेरा फेरी करना चाहें या फिर कुछ संशोधन करना चाहें तो क्या हो सकता है। तो काफ़ी विवाद के बाद ये बात सामने आता है कि हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, हाँ इसमें संशोधन किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर बाय द वे हमारे देश पे लगता है अनुच्छेद 52 के तहत, तो इस दौरान क्या किया जाएगा, और सारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको तो स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें आप याद रखिए, एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर। और यहाँ मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहूँगी कि इतने अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। समानता का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अधिकार हमारे भारत के संविधान में हमारे भारत के व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो अब हम एक एक करके सारे अधिकारों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं समता का अधिकार। देखते हैं ये समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार है क्या। तो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून की समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो गरीब है या फिर अमीर है या फिर कैसा भी मामला हो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, यानी कि उसके साथ समान कानून लागू होगा। कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान कानून लागू किया जाएगा, ये बात कहा गया है। कानून के समक्ष समानता, कानून की समक्ष समानता, कानून की समक्ष समानता, कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय में जाता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जो कानून एक अमीर व्यक्ति के लिए है वही कानून एक गरीब व्यक्ति के लिए भी होगा। बाय द वे, अगर गरीब व्यक्ति के पास अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं है तो इन सब की भी व्यवस्था कानून प्रदान करता है। लेकिन हमारे भारत में यहाँ मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारे भारत में अमेरिका में जो समता का अधिकार है वो भी लिया गया है, और ब्रिटेन में जो समता का अधिकार प्रदान किया गया है उसे भी लिया गया है। यानी कि प्राकृतिक न्याय की भी बात की गई है हमारे संविधान में, और विधि के शासन की भी बात की गई है। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या होता है कि न्याय क्या है, कोई केस है उसमें न्याय क्या है। अगर एक गरीब व्यक्ति है और उससे खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, भूख की आवश्यकता है, तो उस परिस्थिति में अगर उसने कुछ गलत कार्य किया या फिर भूखवश उसने कुछ किया तो वहाँ पे प्राकृतिक न्याय को देखा जाएगा। तो प्राकृतिक न्याय क्या कहता है, इस बात को देखते हुए वहाँ पे न्याय किया जाएगा।
यानी कि हमारे भारत में दो तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है, एक नेचर ऑफ लॉ और एक रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। अब देखते हैं दूसरा, जाति, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है। समानता के अधिकार में किसी भी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में लिंग, धर्म और मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थान, जैसे कि होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई नल या फिर जलाशय हो गया, ऐसे स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सोचते हुए कि वो विशेष लिंग से संबंधित है, यानी कि वो लड़की है या फिर वो लड़का है या फिर वो कोई ट्रांसजेंडर है या फिर वो किसी विशेष धर्म से बिलोंग करता है, वो इस्लामी है, वो ईसाई है, इस आधार पर या फिर मूल वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा युक्ति प्रतिबंध भी लगाया गया है कि अगर बात बच्चों के हित के संरक्षण और महिलाओं के हित के संरक्षण किया जाए तो थोड़ी सी असमानता की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, यानी कि बच्चों को और महिलाओं को कहीं ना कहीं अभी भी वो अपने अधिकार से वंचित हैं, इसलिए उनको विशेष धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है संविधान, ये बात की गई है, यानी कि सकारात्मक विभेद की बात किया गया है। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। यानी कि इसमें बताने का कोशिश किया गया है, यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 16 में ये वर्णन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी पाने का अधिकार है, यही बताना चाहता है। और अगर कभी राज्य चाहती है कि किसी वर्ग विशेष को वो आरक्षण प्रदान कर सकती है, लेकिन उस कंडीशन में कि अगर उसे लगता है राज्य की सेवा में उनका प्रतिनिधित्व कम है, जैसे कि कोई SC कास्ट हुआ, अगर लगता है राज्य सरकार को कि इनका राज्य की सेवा में इनका प्रतिनिधित्व कम है, तो वहाँ उन्हें आरक्षण प्रदान करके उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मतलब आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 16 में। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 5,000 जुर्माना तथा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया। यानी कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने की बात कही गई है। अगर कोई आज भी छुआछूत जैसी परंपरा को मानता है या फिर ऐसा एक्ट करता है तो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा और 6 महीने का कैद भी हो सकता है। तो आज से आप ये लोग जान लीजिए कि अगर कोई भी आपके आसपास ऐसा कृत्य करता हुआ नजर आता है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा तथा रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। यानी कि विशेष उपाधियां जो मिलती थी पहले, अनुच्छेद 18 के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया। केवल शिक्षा से संबंधित या फिर रक्षा में जो उपाधि दी जाती है वही केवल रहेंगी। तो यानी कि हमने अपने इस लेक्चर में समानता के अधिकार के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को डाला गया है। और फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले हमने समता का अधिकार देखा, आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आज आप समझ गए होंगे कि हमें कितने तरह की कहाँ हमें समानता प्रदान की गई है। हमने देखा हमें कानून के समक्ष समानता प्रदान किया गया है। हमने देखा कि सार्वजनिक स्थान पर हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है धर्म, जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश के आधार पर। और हमने देखा कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जैसे कृत्य को एकदम समाप्त कर दिया गया है। और इसके बाद से हमने देखा कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है।
और अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नाधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद में 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 19। वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 19 में हमें इतनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, और उन्हें जमा होने, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कुछ कहना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, तो उन्हें व्यक्तियों को जमा करना ही होगा। यानी कि वो कुछ व्यक्तियों का संगठन बना सकते हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एक यूनियन, एक संगठन बना सकते हैं, कहीं भी अपने भारत देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। उन्हें आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और वो भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कोई भी जीविकोपार्जन या फिर व्यवसाय करने की उसे स्वतंत्रता दी गई है। तो इतनी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 में दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपराधी मान लिया गया, तो वो अपने दोष को कैसे सिद्ध करे, वो दोषी है या नहीं है, इसके संबंध में उसे अधिकार दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, जिसे कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो गया है। जीवन के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी व्याख्या करते ही जा रहा है, और जीवन के अधिकार का जो दायरा है इसको बहुत अधिक विस्तृत करते जा रहा है। और फिर 21 में ही अमेंडमेंट करके शिक्षा का अधिकार लाया गया। शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर किसी को निरोध का मतलब होता है कि उसे 3 महीने के लिए या फिर कुछ महीने के लिए उसे उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया जाना, या फिर उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाना, इसी को निरोध कहते हैं। तो इससे संबंधित भी उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये सारे मौलिक अधिकार हमारे भारत के फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। तो हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आ गया। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने देखा वाक स्वतंत्रता, मतलब राइट ऑफ एक्सप्रेशन, जमा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो अपराधी जान के उसे पकड़ के ले जाया जा रहा है तो उसे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित अधिकार दिया गया है। जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, खास करके 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। और अब हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है। तो देखते हैं, अनुच्छेद 23 में मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है, और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगर कारखाने में 14 साल से कम वर्ष का बालक कार्य कर रहा है तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए प्रतिषेध की व्यवस्था की गई है हमारे भारत के संविधान में,
किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध है। बालकों का या फिर महिलाओं का किसी भी तरीके से अगर शारीरिक या फिर मानसिक शोषण किया जा रहा है तो उसे भी रोका जाएगा। इन ऐसी सारी अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं, हमारे भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। तो अब देखते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारे भारत के संविधान में हमें धर्म की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो अब हम उसी सीरीज में पढ़ रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आखिर वो क्या है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, जिसके अनुसार नागरिकों को ये सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसका अंतःकरण जिस धर्म को मानने के लिए कहता है उसे वो मान सकता है, और जिस धर्म को वो मान रहा है उसने जैसे भी आदेश दिए हैं उस आदेश के अनुसार वो आचरण कर सकता है, उस विशेष धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है। इन सारी बातों की स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारत के संविधान में। इसके अंदर सिखों को कटार रखने की आज़ादी प्राप्त है, यानी कि सिख जो है एक विशेष धर्म को मानते हैं तो उसी धर्म के अधिकार के तहत ही जो सिख हैं उन्हें कटार रखने की आज़ादी दी गई है। वो धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में ही आएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हमारे भारत के संविधान में धार्मिक कार्यों को का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति है किसी विशेष धर्म के आयोजन से संबंधित प्रबंध करना चाहता है, मैनेजमेंट करना चाहता है, तो इसका भी अधिकार हमारे भारत के संविधान में दे दिया गया है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर कोई विशिष्ट धर्म है और कोई व्यक्ति उसे कर देना चाहता है तो आराम से दे सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म में कर देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि लोग अपनी मर्जी के अनुसार टैक्स दे सकते हैं किसी विशेष धर्म के लिए, उन्हें बाधित नहीं किया जाएगा, ये बात बताया गया है। कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि जो शिक्षण संस्था है अगर वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक उपासना भी किया जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। और अब हम लोग देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि हमें अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 और 29 से 30 में ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 में किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। यानी कि कोई भी नागरिक है, उन्हें लग रहा है कि उनकी संस्कृति खतरे में है, उनका भाषा और उनकी लिपि खतरे में है, तो वो उसको सुरक्षित रखने का भी उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी संस्कृति का रक्षा हो पाए, उनकी भाषा की रक्षा हो पाए, तो उनके लिए विशेष प्रावधान हमारे भारत के संविधान में किए गए हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग और उसका प्रशासन भी स्वयं ही कर सकते हैं ये, यानी कि जो ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी हैं जो लोग, ये लोग एक विशेष शिक्षण संस्था भी खोल सकते हैं अपना, और उस शिक्षण संस्था की व्यवस्था भी का प्रशासन भी ये लोग कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अपने आप में
अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही अधिकार है जिसके तहत हम अपने अन्य अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे इसी के माध्यम से। तो देखते हैं क्या कुछ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32-35 को संविधान का हृदय कहा। अब सोचिए अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कि अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय कह दिया और आत्मा भी कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर 5 तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो हम अब इन 5 प्रावधान को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रावधान जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि इन्हीं संवैधानिक उपचारों के माध्यम से हमारे जो अधिकार हमें हमारे संविधान में प्रदान किए गए हैं उनकी हम रक्षा कर पाएंगे। तो वो उपकरण कौन कौन से हैं वही हम पढ़ेंगे। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। यानी कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसके तहत न्यायालय क्या करता है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे कहता है कि हमारे सामने इसे प्रस्तुत करिए। अगर उस पर जो अभियोजन लगा है उसके ऊपर जो दोषारोपण हुआ है अगर वो सही पाता है तब तो उसे गिरफ्तार करके रखा जाता है। अगर वो पाता है कि ये गैर कानूनी है या संतोषजनक नहीं है जिस बेस पे इसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे को छोड़ने का आदेश दे देगा न्यायालय। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से भी हम अपने अधिकार का रक्षण कर सकते हैं। हम न्यायालय के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया है, तो न्यायालय संज्ञान में लेते हुए एक्शन लेगा। और अब दूसरा इक्विपमेंट देखते हैं, परमादेश। परमादेश एक दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से हमारे अधिकार का रक्षा होता है। क्या आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यानी कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई अधिकारी, जैसे कोई सार्वजनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी हो गया या फिर कोई सिविल सर्वेंट हो गया, जब न्यायालय को लगता है कि जो सार्वजनिक पदाधिकारी है अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे आदेश देने का अधिकार रखता है न्यायालय उसे आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से करें जिससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित ना हो। तो परमादेश में जो न्यायालय होता है वो सार्वजनिक पदाधिकारी को आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे। अब देखते हैं हम निषेधाज्ञा के बारे में। तो तीसरा इक्विपमेंट है निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। निषेधाज्ञा का मतलब, अगर निचली अदालत किसी ऐसे मामलों की सुनवाई करने लगता है या फिर किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित करके उस पर सुनवाई करने लगता है जो केस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के दायरे में आता है, तो जो उच्च न्यायालय है वो क्या करती है कि एक प्रतिषेध लेख जारी करके कहता है कि आप उस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके क्षेत्र में नहीं आता। तो उसी को कहते हैं निषेधाज्ञा, कि ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने के लिए रोकती है, निषेधाज्ञा देती है, यानी कि एक प्रतिषेध लेख जारी करती है, यानी कि रोकने का कार्य करती है। इसलिए इसे निषेधाज्ञा भी एक इक्विपमेंट है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में। अब हम देखते हैं अधिकार परीक्षा के बारे में। ये अधिकार परीक्षा क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया
जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अगर बाई द वे कोई व्यक्ति मनमानी तरीके से कोई पद धारण कर लिया, गैर कानूनी तरीके से, तब भी न्यायालय को अधिकार है कि वो पूछता है कि आप किस हैसियत से, किस तरह से आपने ये पद धारण किया। तो न्यायालय को अधिकार है। अधिकार परीक्षा वही हुआ कि वो पूछता है कि किस अधिकार से आपने ये पद धारण कर लिया है। उत्प्रेषण रिट क्या होता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसकी समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करने लगते हैं, तो जो न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, तो उससे समझ जो विचाराधीन मामले होते हैं उसको वो ले लेता है और क्या करता है कि ऊपर की अदालतों को या सक्षम अधिकारियों को उस मामले को दे देता है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में भारत के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा कि 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा और विस्तार से जाना कि किस अनुच्छेद में किस तरह के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो हमने देखा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सारी बातों को हमने आज अपने इस लेक्चर में पढ़ा और समझा। तो भारत में जो मानवाधिकार है वो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में मौजूद है। तो इसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना और समझना चाहिए। और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए भी इस रेफरेंस में भी इसे पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। थैंक यू।